students, welcome to my channel. I am your CSK sir, your guide to JEE Chemistry. Okay, so आज इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में. ओके, हाइड्रोकार्बन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे पास. ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन. ओके, हाइड्रोकार्बन में भी हम आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना एल्केन से. सो फर्स्ट हमारे पास जो लेक्चर है. Hello students, welcome to my channel. I am your CSK sir, your guide to JEE Chemistry. Okay. So आज जो हम इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं, नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है हमारे पास हाइड्रोकार्बन. ओके, और हाइड्रोकार्बन जो फर्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे वो एल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, पहले एल्केन की सारी रिएक्शन करेंगे, उसके बाद एल्कीन, फिर एल्काइन की में खत्म करेंगे. तो आप इस पूरे सीरीज को मिस मत करना. डेली मैं इसके ऊपर एक लेक्चर लेके आऊंगा और इस हाइड्रोकार्बन को पूरा हम जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे. ओके, और इसका जो पीडीएफ होगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, तो प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए. वहां से आपको इसका पीडीएफ और साथ के साथ जो लेक्चर्स हैं उसके बारे में नोटिफिकेशन आपको वहीं से मिलता रहेगा. ओके, सो फर्स्ट जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो बेसिकली है हमारे पास एल्केन के बारे में. एल्केन क्या होता है? ओके, तो एल्केन बेसिकली बात करें तो ब्रांच्ड या फिर अनब्रांच्ड एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या बोलते हैं? एल्केन. ओके, एलिफेटिक का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर कोई भी आपके पास डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड्स वगैरह प्रेजेंट ना हो. सैचुरेटेड का मतलब ये है जिसमें सारे के सारे क्या होंगे? सिंगल बॉन्ड्स. ओके, तो ऑल बॉन्ड्स इन एल्केन इज ओनली सिग्मा बॉन्ड और अ सिंगल बॉन्ड. तो जो भी हमारे पास सिंगल बॉन्ड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड. ओके, तो एल्केन में सिर्फ क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं या फिर सारे के सारे क्या होते हैं? सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं. ओके, तो एल्केन को हम फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं: ओपन चेन एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स. ओपन चेन एल्केन वो होते हैं जिसमें हमारे पास जो हाइड्रोजन का नंबर है वो 2n+2 होगा, और साइक्लिक एल्केन वो हैं जिनमें हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन का जो नंबर है वो 2n, यानी कि डबल नंबर होंगे कार्बन से. ओके, तो दोनों ही, क्योंकि ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो ये सेम फॉर्मूला आपको एल्कीन में भी देखने को मिलेगा. एल्कीन का भी फॉर्मूला CnH2n होता है, तो यहाँ पे भी फॉर्मूला क्या है? सेम है. तो इसलिए कंफ्यूज मत होना कि CnH2n लिखा है तो सिर्फ एल्कीन ही हो सकता है. वहां एल्केन भी बन सकता है, लेकिन कौन सा एल्केन होगा वो हमारे पास? साइक्लिक एल्केन होगा हमारे पास. ओके, और जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर बात करें, एल्केन्स जो होते हैं उनको एक और नाम से बुलाया जाता है जिसको हम बोलते हैं पैराफिन्स. ओके, पैराफिन्स का मतलब क्या होता है? पैराफिन्स का मतलब होता है लेस रिएक्टिव. ओके, लेस रिएक्टिव होने की वजह से इनको क्या बोला जाता है? पैराफिन्स. यानी क्या, जो एल्केन्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी जो है वो बहुत ही कम होती है, यानी केमिकली बहुत कम रिएक्ट करते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? पैराफिन्स. ओके, और कुछ और बात अगर बात करें तो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ है वो बेसिकली ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू कार्बन हाइड्रोजन. तो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ है अप्रोक्सीमेटली 1.54 एंगस्ट्रॉम है, और कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है 1.11 एंगस्ट्रॉम. आपको डाटा याद नहीं रखना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, किसकी बॉन्ड लेंथ कम है. सेम अगर बात की जाए बॉन्ड एनर्जी के ऊपर भी, तो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है बेसिकली वो सेम एटम से मिलकर बना है, इसलिए हमारे पास क्या होगा? एनर्जी ज्यादा होगी. अप्रोक्सीमेटली 345 किलो जूल्स है एनर्जी. और जो कार्बन हाइड्रोजन है उसकी बॉन्ड लेंथ हमारे पास कम है, तो ऑब्वियसली एनर्जी क्या होगी? ज्यादा. तो हमारे पास जो बॉन्ड एनर्जी होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी, वो इनवर्स रिलेशन होता है बॉन्ड लेंथ के साथ, और डायरेक्टली रिलेशन होता है बॉन्ड ऑर्डर के साथ. तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? कम होगी. बॉन्ड लेंथ अगर आपके पास कम है तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी. ओके, और जो नेचुरल सोर्स की अगर बात करें कि कहाँ से अपने को एल्केन मिल सकता है, तो एल्केन बेसिकली पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस से मिलता है हमारे पास. ओके, और जो मीथेन हमारे पास है वो सबसे पहले मिला था मार्शी प्लेसेस पे, इसलिए इसको कई बार हम बोलते हैं मार्श गैस. ओके, तो मार्शिस प्लेसेस जो होते हैं हमारे पास, वहां पे बेसिकली क्या होगा? बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स और एनिमल मैटर्स के डिकम्पोजिशन से क्या फॉर्म होता है? हमारे पास एल्केन्स फॉर्म होते हैं, उनमें मीथेन हमारे पास मेन गैस होता है. इसलिए CH4 और मीथेन को हम क्या बुलाते हैं? इसको एक और नाम से बुलाएंगे जिसको हम बोलते हैं मार्श गैस. ओके, तो एक नाम भी कॉमन नेम है थोड़ा, इसको याद रखिएगा. ओके, एल्केन को क्या बुलाया जाता है? मार्श गैस के नाम से बुलाया जाता है. अब अगर बात करें कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, इसको कैसे बना सकते हैं एल्केन्स को, ओके, तो उसमें बहुत ही प्राइम एग्जांपल जो हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास वुड्स रिएक्शन. आपको ये रिएक्शन
आपके 12th क्लास में भी काम आएगी, अल्काइल हैलाइड चैप्टर में भी आएगा। ओके, और बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ओके, तो जब भी हम अल्काइल हैलाइड का सॉल्यूशन लेंगे, ओके, उसको ईथर की प्रेजेंस में डाल के सोडियम की प्रेजेंस में हीट किया जाएगा, तो वहां पे हमारे पास क्या फॉर्मेशन होगा, एल्कीन का फॉर्मेशन है। एल्कीन अल्काइल हैलाइड सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा हुआ है, तो इसमें अगर हम देखें कि हमारे पास जो सोडियम है बेसिकली वो अल्काइल हैलाइड के जो हैलाइड्स है उनके साथ कंबाइन करके NaCl का फॉर्मेशन है, NX बना लेगा। और यहाँ पे दोनों R जो है आपके पास वो क्या करेंगे, साथ आके कंबाइन कर जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे सॉल्वेंट यूज होगा, क्या रहेगा हमारे पास, ड्राई ईथर। और ड्राई ईथर कैसा सॉल्वेंट है, बेसिकली नॉन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स है हमारे पास। ओके, तो और इसी को शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 टाइम्स ऑफ RX इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इन ड्राई ईथर गिव्स R और R, यानी ये आपके पास जो RR बनेगा इसको क्या बोलेंगे, एल्केन। ओके, और साथ में 2 मोल्स ऑफ NaCl बाहर हो जाएगा। ओके, अगर मैकेनिज्म की बात करें तो इसके लिए 2 मैकेनिज्म प्रपोज किए जाते हैं। एक हमारे पास है आयनिक मैकेनिज्म और दूसरा हमारे पास रहेगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ओके, आयनिक मैकेनिज्म की बात करें तो हमारे पास जो सोडियम है वो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अल्काइल हैलाइड के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, तो हमारे पास बनेगा R-। R- को हम क्या बोलते हैं, कार्बे एनाइन। तो कार्बन आयन का फॉर्मेशन होगा प्लस X- बनेगा। ओके, और जो कार्बन आयन है बेसिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग बेस है। ओके, न्यूक्लियोफाइल के बारे में मैंने अलग से लेक्चर बनाया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। ओके, तो R- बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो डायरेक्टली क्या करेगा, दूसरा जो सामने से RX होगा दूसरा मॉलिक्यूल उस पे ये अटैक करेगा और यहाँ से X- को लिविंग ग्रुप की तरह बेसिकली बाहर निकाल देगा। तो हमारे पास फॉर्मेशन क्या होगा, एल्केन का फॉर्मेशन होगा। ओके, और जो X- यहाँ से बाहर निकला, अगर आप देखो तो 2 मोल्स X- बाहर निकले, ये दोनों जो ऊपर सोडियम प्लस है इनके साथ कंबाइन करेगा और NX का फॉर्मेशन करेगा। ओके, तो ये इस मैकेनिज्म को बोलेंगे आयनिक मैकेनिज्म, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव आयंस की फॉर्म में बेसिकली रिएक्शन प्रोसीड्स हो रहा है। सेकंड जो हमारे पास मैकेनिज्म है वो हमारे पास है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल में सोडियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, एक सोडियम, तो सोडियम प्लस और 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। वो 1 इलेक्ट्रॉन जो अल्काइल हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेगा तो आपके पास बनेगा R रेडिकल प्लस X-। ओके, अब जो हमारे पास बना है इसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। ओके, तो ऐसे अगर 2 बार रिएक्शन होगा तो 2 फ्री रेडिकल बनेंगे R के, और वो दोनों ही R R रेडिकल आपस में कंबाइन कर जाएंगे, यानी कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन इसका है, दोनों ही आपस में कंबाइन करके हमारे पास R R बना लेंगे, यानी कि एल्केन का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, और जो यहाँ से X- निकला है हमारे पास और जो Na+ है, ये दोनों आपस में कंबाइन करके हमारे पास क्या बना लेंगे, NaX बना लेंगे। ओके, तो ये 2 मैकेनिज्म प्रपोज कर सकते हैं, यानी कि जहां भी फ्री रेडिकल से काम बनेगा वहां फ्री रेडिकल से सोच सकते हैं, और अगर आयनिक मैकेनिज्म की बात करें तो आयनिक मैकेनिज्म से भी सेम रिएक्शन को सोचा जा सकता है। ओके, अगर एग्जांपल की बात की जाए, जैसे हमारे पास CH3Cl है, सोडियम एंड ड्राई ईथर, तो जब भी ये रिएजेंट आपको दिखेगा आपके माइंड में पहला रिएक्शन ये आना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा होगा, वुड्स रिएक्शन होने वाला है। ओके, तो हम क्या करेंगे, 2 मोल्स, इसका मैं शॉर्ट ट्रिक अगर बताऊं तो आप सिंपली ये करोगे कि जो भी हमारे पास RX है आपके पास, आप उस RX का R रेडिकल बनाइए, सामने से R रेडिकल आएगा, दोनों को आपस में कंबाइन कर दीजिए, तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनने वाला है, CH3CH3। ओके, तो ये हमारे पास जो है प्रोडक्ट फॉर्मेशन होने वाला है। ओके, इस तरह नेक्स्ट एग्जांपल की बात की जाए तो ये बनेगा CH3CH2, 2 कार्बन इसमें पहले से है, 2 कार्बन सामने से आएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, 4 कार्बन, तो हमारे पास बनेगा CH3CH3 बन गया। ओके, अगर कोई साइक्लिक आता है उसमें भी सेम प्रोसेस आपको सेम करना है, यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे अपने पास जो प्रोडक्ट बनने वाला है, 2 रिंग आपस में आके कंबाइन कर जाएंगे। ओके, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास फोर्थ है, उसमें हमारे पास क्या बनेगा कि 2 अपने पास रिंग्स आएंगी आपस में, तो ये आपस में रिंग कंबाइन करके यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर लेंगे। ओके, फिफ्थ में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर बात की जाए और काफी इंपॉर्टेंट भी है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है जेई में। तो अगर हम करें तो यहाँ पे हमारे पास हम ये सोच सकते हैं कि 2 यहाँ पे आएंगे, तो मैं यहाँ और यहाँ रेडिकल बनाऊं, सामने से एक और हमारे पास आएगा और मैं यहाँ पे इन सबको कंबाइन कर दूं, कुछ ऐसा, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। ओके, आप खुद से कोशिश कर सकते हो यही प्रोडक्ट बनाने की। ओके, बट इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमारे पास जो हम बात कर रहे हैं कि ये अगर है यहाँ पे एक फ्री रेडिकल, यहाँ फ्री रेडिकल, ओके, तो यहाँ पे एक रिएक्शन हो सकता है कि दोनों फ्री रेडिकल जो है आपस में कंबाइन कर लें। ओके, इस रिएक्शन को बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन।
तो जनरली इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन प्रेफर्ड होता है एज कम्पेयर टू इंटरमोलिकुलर, दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करने के अलावा और उसको बीच में ही कहीं से ऑप्शन मिल रहा है तो बीच में ही कंबाइन करने की कोशिश करेगा। इस वजह से हमारे पास क्या होगा, अब ये दोनों रेडिकल यहाँ से आपस में कंबाइन कर लेंगे, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होने वाला है वो होगा कि यहाँ पे आपस में ही डबल बॉन्ड बन जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास क्या बनेगा इसमें, मेजर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ये भी बनेगा बट ये हमारे पास क्या रहेगा, माइनर प्रोडक्ट। तो अगर एग्जाम में आपको मेजर पूछा जाता है तो आप पहले वाले को करोगे, अगर माइनर तो ये, अगर बोथ पूछा जाता है कि दो कौन कौन से प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है तो उसमें दोनों ही आंसर आएंगे। ओके, तो इस पॉइंट को नोट कर लेना अच्छे से की पॉइंट में, कि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन को हम फेवर करेंगे एज कंपेयर टू इंटरमोलिकुलर रिएक्शंस। ओके, इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं जिनको आपको ट्राई करना है और इनके आंसर आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर देना, मैं वहां से आपको चेक करके बता दूंगा कि इसमें कौन कौन से आंसर आपके सही है। जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन करवा देता हूँ, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आप प्रोसेस यही करेंगे कि जब भी कोई रिएक्शन आता है पहले दोनों Cl जब भी अगर ऐसे लगे हों तो इनकी जगह रिमूव करके वहां पे क्या बनाइए, रेडिकल। और फिर अगर एक ही हो रहा है तो इंट्रामोलिकुलर प्रेफरेंस करेंगे और ये फर्दर तुम्हारे पास रिएक्शन करके बना लेगा डबल बॉन्ड। ओके, तो इसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो है बेंजीन। ओके, तो कोशिश करें कि नेक्स्ट आप खुद से बनाएं। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं इसको डिस्कस करता हूँ कि अगर आप यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर करते हैं तो ये प्रोडक्ट बनेगा। ओके, लेकिन अगर देखा जाए तो आपने अगर एरोमेटिसिटी के बारे में पढ़ा होगा तो ये हमारे पास कैसा प्रोडक्ट है, एंटी एरोमेटिक। और एंटी एरोमेटिक की स्टेबिलिटी बहुत ही कम होती है, इसलिए एंटी एरोमेटिक जनरली हमारे पास रिएक्शन का फॉर्मेशन नहीं करता है, तो आप इस रिएक्शन को प्रोडक्ट नहीं बनाओगे। ओके, तो क्या हो सकता है यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, फिर यहाँ पे बन सकता है कि ये आपस में कंबाइन करके दो मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसा प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर ले। ओके, यानी तीन रिंग आके आपके पास कंबाइन कर जाएंगी जो कि आपका मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनेगा, ये नहीं बनेगा क्योंकि एंटी एरोमेटिक बन रहा है। तो जब भी एरोमेटिक के बनने के चांसेस होंगे तो वो बनेंगे, जहां एंटी एरोमेटिक होगा वहां पे नहीं बनेगा। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन भी आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन को मैं एक बार बता देता हूँ, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये है मैंने सारे Cl रिमूव कर दी, यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है हर जगह, रेडिकल रेडिकल। तो यहाँ पे कोशिश करें कि इन रेडिकल्स को आपस में ज्वाइन कर दे, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा आपके पास, ये आपस में ज्वाइन हो गया, ये यहाँ से ज्वाइन हो गया। तो कुछ स्पाइरो कंपाउंड्स हमारे पास, इस टाइप के कंपाउंड को हम बोलते हैं स्पाइरो कंपाउंड्स। ओके, तो स्पाइरो कंपाउंड का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। ओके, सिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो आप दो रिंग कंबाइन करने के बारे में सोच सकते हो, लेकिन अभी बात की थी कि इंट्रामोलिकुलर प्रेफर करेगा, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपके पास क्या बनने वाला है, बीच से रिंग कंबाइन हो जाएगी, दोनों हट जाएंगे और हमारे पास बीच से रिंग कंबाइन हो जाएगी। इस टाइप के कंपाउंड को हम बोलते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। आप इनके नाम भी याद रखें कि इनको हम बोला जाता है बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। ओके, क्यों, क्योंकि कई बार हमारे पास जो ऑप्शंस आते हैं उसमें पूछ लिया जाता है कि जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो हमारे पास स्पाइरो कंपाउंड है, बाईसाइक्लो या फिर नॉर्मल साइक्लिक कंपाउंड्स हैं। ओके, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा, सेवंथ क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको मैकेनिज्म के बारे में पता होना चाहिए था। अगर मैकेनिज्म के बारे में पता होगा तभी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हो। कि अगर हम बात करें कि हमारे पास जो प्रोडक्ट जाता है वो मैकेनिज्म क्या होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म या फिर आयनिक मैकेनिज्म। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्या बनेगा, फ्री रेडिकल। और ये कार्बन कैसा है हमारे पास, C14, यानी कि एक रेडियो एक्टिव कार्बन हमने ऐड किया हुआ है मैकेनिज्म को चेक करने के लिए। ओके, तो हमें पता है कि फ्री रेडिकल जो होता है वो रेजोनेंस भी करता है, तो यहाँ से अगर ये फ्री रेडिकल रेजोनेंस करेगा तो ये वाला फ्री रेडिकल यहाँ पे मूव करके आ जाएगा, यानी कि हमारे पास दो फ्री रेडिकल बनने के चांसेस हैं, एक यहाँ और एक इस कार्बन पे, जो कि हमारा कार्बन 14th कार्बन है, उसके ऊपर फ्री रेडिकल बन सकता है। अब पॉसिबिलिटी है कि जो फर्स्ट है हमारे पास वो भी कंबाइन कर सकता है, यानी अगर इसमें बात की जाए तो ये हमारे पास कंबाइन कर सकता है आपस में, सेकंड भी हमारे पास आपस में, ये आपस में कंबाइन, ये आपस में, और ये दोनों आपस में भी कंबाइन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे टोटल तीन प्रोडक्ट्स बनेंगे हमारे पास। कौन कौन से, अगर मैं बात करूं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होने वाले हैं वो हमारे पास होगा, अगर मैं फर्स्ट वाले से दोनों प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करता हूँ तो हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा कि आपस में कंबाइन करके ये हमारा स्टार वाला है। ओके, सेकंड प्रोडक्ट क्या बन सकता है हमारे पास, कि जब फर्स्ट सेकंड वाला जो है वो आपस में कंबाइन कर ले,
तो ये दोनों स्टार कार्बन। और एक पॉसिबिलिटी है कि एक स्टार और एक आपस में कंबाइन करके हमारे पास आ जाए। तो थर्ड जो पॉसिबिलिटी है आपके पास प्रोडक्ट बनने की, डबल बॉन्ड, एक स्टार यहाँ पे होगा, एक स्टार, फिर टोटल तीन प्रोडक्ट्स यहाँ पे पॉसिबल है। ओके, तो इस टाइप से हमें कुछ क्वेश्चन अगर आ सकते हैं, आपको यह मैकेनिज्म पता होना चाहिए। एट्थ क्वेश्चन में आप पे छोड़ रहा हूँ कि इसको आप ट्राई करें कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। ओके, फिर अगर बात की जाए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बट अगर इंपॉर्टेंट है तो साथ में कुछ ना कुछ इसकी लिमिटेशंस भी जरूर होंगी। ओके, तो पहला जो अगर लिमिटेशन की बात की जाए कि वुड्स रिएक्शन से हम CH4 यानी कि मीथेन का प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। ओके, तो CH4 की प्रिपरेशन के लिए वुड्स रिएक्शन का यूज नहीं किया सकता है, क्योंकि अगर आप देखो तो अगर एक कार्बन का चेन अगर लेते हो अल्काइल हाइड, तो दोनों कंबाइन करके मिनिमम दो कार्बन बन जाएंगे। ओके, तो हमें कम से कम दो कार्बन तो बनाना ही पड़ेगा। ओके, मिनिमम दो कार्बन का चेन बनेगा, एक कार्बन हमारे पास इस रिएक्शन से फॉर्म नहीं हो सकता है। यानी कि फर्स्ट लिमिटेशन ये है कि इससे आप CH4 प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ओके, दूसरी अगर बात की जाए कि जो ऑड नंबर ऑफ कार्बन्स हैं वो बेसिकली इस मेथड से गुड ईल्ड में प्रोड्यूस नहीं हो सकते हैं। ओके, क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि जब भी हम सिंगल अगर कार्बन लेके जाएंगे तो वो हमेशा कंबाइन करके इवन नंबर ही प्रोडक्ट बनाएगा। ओके, ऑड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे, दो डिफरेंट अल्काइल हाइड लेना पड़ेगा। और दो डिफरेंट अल्काइल हाइड अगर हम लेते हैं तो वहां पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन सकते हैं कि ये खुद से भी रिएक्ट कर सकता है, ये खुद से भी रिएक्ट कर सकता है, ये दोनों आपस में कंबाइन भी कर सकते हैं। ओके, तो हमें बेसिकली इन दोनों को आपस में कंबाइन करना था, तो यानी डिजायर प्रोडक्ट हमारा ये था। बट ये दो प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि साइड प्रोडक्ट की वजह से फॉर्म हो गए हैं। ओके, जो हमें नहीं चाहिए था, बट फिर भी परसेंटेज में कुछ ना कुछ बनेंगे, इसलिए हमने बोला है कि गुड ईल्ड में हमारे पास प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ओके, तो इन सच केसेस ईल्ड ऑफ डिजायर प्रोडक्ट विल बी लो। ओके, तो डिजायर प्रोडक्ट के हमारे पास जो ईल्ड है वो क्या हो जाएगी कि बहुत ही कम हो जाएगी। ओके, तो वही है कि जब भी हम मिक्सचर ऑफ अल्काइल हाइड लेंगे, ओके, तो मिक्सचर ऑफ अल्काइल हाइड लेंगे तो वहां पे हमारे पास तीन प्रोडक्ट्स बनेंगे, जो कि एक जब खुद से रिएक्ट करेगा, एक जब इस ये अपना खुद से रिएक्ट करेगा, और दोनों जब आपस में कंबाइन करेंगे तो टोटल हमारे पास तीन प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। ओके, इसके अलावा हमारे पास जो फोर्थ लिमिटेशन है कि वुड्स रिएक्शन को हम लोग 3 डिग्री अल्काइल हाइड के साथ रिएक्शन नहीं करवा सकते हैं। क्या रीजन है इसका? क्योंकि जो 3 डिग्री हमारे पास फ्री रेडिकल होता है वो आपस में कॉम्बिनेशन नहीं शो करता है। ओके, 3 डिग्री रेडिकल आपस में कंबाइन नहीं करते हैं। ओके, इस वजह से हम 3 डिग्री में कॉम्बिनेशन नहीं करवा सकते। उसके अलावा अगर बात करें कि आयनिक मैकेनिज्म भी तो जाता है, तो आयनिक मैकेनिज्म से कर लेते हैं। बट आयनिक मैकेनिज्म में क्या प्रॉब्लम है कि अगर आपको पता हो SN2 अगर रिएक्शन आपने पढ़ा हो, तो यहाँ पे हमारा जो रिएक्शन जा रहा है वो SN2 से जा रहा है। ओके, तो 3 डिग्री भी SN2 नहीं देता है। ओके, यानी अगर आप इसमें बनाना चाहो कि RR बन जाएगा, तो यहाँ भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज नो SN2 इन 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ओके, 1 डिग्री सबसे फास्ट करता है, 2 डिग्री करता है, 3 डिग्री हमारे पास SN2 रिएक्शन नहीं देता है। तो इसलिए ना तो आयनिक रिएक्शन में पॉसिबल है, ना ही हमारे पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में पॉसिबल है। ओके, इसलिए हमारे पास ये नहीं बनता है। ओके, फिर उसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। फर्स्ट अगर बात की जाए कि ईल्ड ऑफ रिएक्शन के बारे में, कि कौन से क्या ईल्ड ज्यादा हो, कौन सा अल्काइल हाइड लेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन सबसे ज्यादा हो, तो अभी हमने देखा कि 3 डिग्री में सबसे लो हो रहा है, यानी कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम बोलेंगे जो हमारे पास 1 डिग्री है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी, यानी उसमें ईल्ड सबसे ज्यादा बनेगा। 2 डिग्री, देन उसके बाद 3 डिग्री। ओके, उसके बाद अगर बात की जाए कि जो हमारे पास अगर अल्काइल हैलाइड में बात की जाए कि जिसके भी अल्काइल हैलाइड में कौन सा अल्काइल हैलाइड सबसे पहले जाएगा, तो देखो लीविंग ग्रुप की बात है, कौन पहले बाहर निकल सकता है, तो आर आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है, जिसके वजह से RI बॉन्ड बहुत वीक होगा, तो आयोडीन की लिविंग पावर सबसे अच्छी है। आपने अगर लिविंग ग्रुप के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप, मैं कोशिश करूंगा कि आप मेरा जो लेक्चर है लिविंग ग्रुप के बारे में आप उसको देखें, तो आपको आपको ये अच्छे से क्लियर हो पाए। ओके, तो वहां पे मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि किसकी लिविंग पावर ज्यादा है, किसकी लिविंग पावर कम है। ओके, तो आई की लिविंग पावर बहुत अच्छी है, इसलिए आई का तुम्हारे पास रेट जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा, और एफ की लिविंग पावर सबसे कम है, इसलिए RF में सबसे पुअर लिविंग ग्रुप होने की वजह से रेट सबसे स्लो हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास रहेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए कि हमने अभी बात की कि सोडियम के साथ हम ड्राई ईथर को यूज क्यों करते हैं। ओके, क्योंकि हम चाहते हैं वहां पे कोई भी मॉइस्चर ना हो, अगर कोई वाटर कंटेंट हुआ हमारे पास तो जो हमारा सोडियम है, ओके, वो वाटर के साथ जो रिएक्ट करता है तो क्या बना लेता है, अल्कली, यानी कि NaOH का फॉर्मेशन करेगा। ओके, और रिएक्शन में अगर NaOH आ गया
तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, SN2 रिएक्शन यानी OH माइनस CH3 के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ से आयोडीन को या जो भी अल्काइल ग्रुप है उसको बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन किसका करेगा, एल्कोहल का। यानी अगर हमने थोड़ा ही मॉइस्चर रखा उसके अंदर तो वहां पे हमारे पास रिएक्शन क्या हो जाएगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, जो कि हम बनाना क्या चाह रहे थे, लेकिन हम बनाना चाह रहे थे यहाँ पे एल्केन। ओके, इसलिए हम बोलते हैं ड्राई ईथर का यूज किया जाएगा, ना कि मॉइस्चर के साथ। ओके, तो वाटर कंटेंट नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर बात की जाए कि वुड्स रिएक्शन को हम दो टाइप में क्लासीफाई करते हैं, एक सिंपल वुड्स रिएक्शन और मिक्स्ड वुड्स रिएक्शन। ओके, सिंपल वुड्स रिएक्शन क्या होगा, अगर हमारे पास सिर्फ एक ही टाइप का अल्काइल हैलाइड है तो उसको हम बोलेंगे सिंपल वुड्स रिएक्शन। अगर एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड ले ली तो उसको बोलेंगे हम मिक्स्ड वुड्स रिएक्शन। ओके, तो सिंपल मीन्स एक ही टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड यूज हुआ है, मिक्स्ड मीन्स एक से ज्यादा अल्काइल हैलाइड को हमने यूज करा है। फिर अगर बात करें कि 3 डिग्री अगर हमने ले लिया तो फिर क्या होने वाला है। ओके, तो 3 डिग्री में आपके पास जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वहां पे बेसिकली क्या होगा, ऐसा नहीं कि उसमें रिएक्शन नहीं होगा, प्रोडक्ट एल्केन जो हम बनाना चाह रहे हैं वो नहीं बनेगा, वहां पे कुछ और बनेगा जो कि हम आगे देखेंगे। वहां पे बेसिकली क्या होगा, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगा। आप इस नाम को भी याद रखें, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन आपने रिडॉक्स में इसका में पढ़ा होगा। उन रिएक्शंस को बोलते हैं जहां पे एक ही ग्रुप का ऑक्सीडेशन हो रहा हो, एक ही ग्रुप का हमारे पास रिडक्शन हो रहा हो, उसको बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, यानी एक ही एटम का ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों का होना। ओके, तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें कि हमने आइसोब्यूटेन बनाना लिया हमने, तो यहाँ पे दोनों फ्री रेडिकल अब आपस में कंबाइन नहीं कर सकते, लेकिन ये इसके हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा, यानी इसका फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल। तो हमारे पास ये क्या बना लेंगे आपस में, ये बना लेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके, तो 2 मिथाइल प्रोपेन का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। और ये जो हमारे पास ग्रुप बचा, अब ये आपस में क्या करेगा, यहाँ का जो फ्री रेडिकल होगा और ये फ्री रेडिकल दोनों आपस में कंबाइन करके यहाँ बेसिकली क्या बन जाएगा, फिर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ओके, जिससे हमारे पास बनेगा आइसोब्यूटेन। ओके, सो ये हमारे पास था वुड्स रिएक्शन के बारे में कोशिश। सो नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन है वो बेसिकली है अदर रिएक्शन सिमिलर टू वुड्स रिएक्शन। ओके, उसमें जो हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन है जो कि सिमिलर किसके जैसा है, वुड्स के जैसा। ओके, तो उसमें फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास है फिटिक रिएक्शन। ओके, सो जो फिटिक रिएक्शन है बेसिकली सेम वुड्स के जैसा है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या हो जाएगा, वहां पे था अल्काइल ग्रुप। ओके, यानी RX था, यहाँ पे उसकी जगह क्या आ जाएगा अपने पास, फिनाइल ग्रुप। ओके, तो दो फिनाइल ग्रुप जब आपस में रिएक्शन करेंगे सोडियम और ईथर की प्रेजेंस में तो बाइफिनाइल कंपाउंड बनेगा। ओके, इसको हम बोलते हैं फिटिंग रिएक्शन। ओके, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल गिवन है कि 2 क्लोरोबेंजीन हमारे पास, क्लोरोबेंजीन जो आपस में रिएक्शन करेंगे तो बेसिकली क्या बनाएंगे, यहाँ पे बाइफिनाइल बनाएंगे। ओके, तो ये बन जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास इसी से सेम नेमिंग रिएक्शन जो दूसरा है हमारे पास वो है वुड्स फिटिग रिएक्शन। ओके, अब आप सोच सकते हो नाम से आइडिया लग जाएगा कि एक वुड्स है एक फिटिग है। ओके, यानी एक में अल्काइल हैलाइड है, दूसरा हमारे पास फिनाइल है। ओके, बेंजाइल हैलाइड। ओके, सो यहाँ पे अपने पास जो होगा कि एक बेंजीन वाला ग्रुप आ गया, एक अपने पास एल्काइल ग्रुप आ गया। बट यहाँ पे दिक्कत क्या रहेगी कि यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, मिक्सड है हमारे पास। ओके, तो यहाँ पे अगर ये बनेगा, ये हमारे पास वुड्स फिटिंग हो गया, ये फिटिंग के जैसे, और ये अपने पास वुड्स के जैसे। ओके, तो हम 3 प्रोडक्ट्स हमारे पास बनेंगे। ओके, और सेम हमारे पास एक थर्ड रिएक्शन आएगा इसमें जिसका नाम है फ्रैंकलिन रिएक्शन। ओके, फ्रैंकलिन में बेसिकली क्या डिफरेंस है कि जो हमने वहां पे वुड्स में सोडियम यूज करते हैं मेटल, वहां पे इसकी जगह क्या यूज होने वाला है, हमारे पास जिंक यूज होने वाला है। ओके, तो रिएक्शन में अगर आपके पास जिंक यूज करोगे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम ड्राई ईथर। ओके, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा कि RX यहाँ से बाहर निकलेगा, यानी आपके पास अगर देखो तो कुछ ये अगर एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पे अपने पास ये बाहर जाएगा, तो ZnI2 बनेगा अपने पास। ओके, और ZnI2 अगर बनता है तो साथ में क्या हो जाएगा कि ये दोनों का ग्रुप अपने पास अल्काइल ग्रुप कंबाइन है, तो प्रोडक्ट सेम बनेगा लेकिन रिएजेंट डिफरेंट है। वहां पे सोडियम था, यहाँ पे अपने पास जिंक है। ओके, तो ये रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको इनको तीनों के नाम याद रखने हैं, फ्रैंकलैंड, वुड्स रिएक्शन और वुड्स फिटिंग और फिटिंग रिएक्शन। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आप इसके ऊपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें अच्छे से, सारे क्वेश्चन जो भी आपके हैं। ओके, एक्स्ट्रा बुक्स में से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, और क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब हम इस नेक्स्ट सीरीज में इसके आगे हम लोग कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस और डिकार्बोक्सिलेशन की रिएक्शंस पढ़ेंगे, तो उसकी वीडियो नेक्स्ट आपको कल मिल जाएगी। ओके, और ऑल द बेस्ट, थैंक यू।